2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। कल हमने देखा था रिवोल्यूशन अकाउंट, आज भी हम देखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जिसको हम पता करेंगे कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। नए आज वाले जो क्वेश्चन हम रिवोल्यूशन का करने जाएंगे उसके अंदर न्यू पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसके बेस पे ये क्वेश्चन रहेगा, गुडविल कैसे फाइंड करनी है, यानी कि हिडन गुडविल बेस पर बना हुआ रिवोल्यूशन अकाउंट बेस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है जो हमारी बुक्स में है और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि x और y एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं। ठीक है, दो पार्टनर्स है x और y। फिर जो क्या करते हैं, लाभों को बांटते हैं 3:2 के अनुपात में। वे z को साझेदार के रूप में सम्मिलित करते हैं और इनका नया लाभ अनुपात 5:3:2 तय करते हैं। z के प्रवेश से पहले उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है, यानी कि z के एडमिशन से पहले जो फर्म की ओल्ड बैलेंस शीट है वो अपने इस तरह से दे रखी है, जिसमें बैलेंस शीट में दे रखा है क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और कैपिटल। क्रेडिटर हैं 33,000 के, जनरल रिजर्व हैं 10,000 के और कैपिटल है 1 लाख की, जिसमें 60,000 और 40,000 कैपिटल x और y की है। उसके बाद बैंक बैलेंस दे रखा है 4,000 रुपये, डेटर का बैलेंस है 32,000 रुपये, जिसके अंदर लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कर रखा है। 1,000 रुपये बाहर अमाउंट आ गया 31,000 रुपये। स्टॉक है 32,000, फर्नीचर है 20,000 और प्लांट एंड मशीनरी है 56,000। ठीक है, ये 1,000 रुपये या तो माइनस करते हैं या फिर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट की टोटल है 1,43,000 यानी 1,43,000। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मानी गई अन्य शर्तें थी, जेड अपनी पूंजी के रूप में 40,000 रुपये लाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है, जेड ख्याति का अपना हिस्सा नकद लाने में असमर्थ है, अतः यह निर्णय किया गया है कि ख्याति की गणना लाभ में जेड के हिस्से और फर्म में उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर की जाए। थर्ड, प्लांट तथा मशीनरी का मूल्यांकन 60,000 रुपये और स्टॉक का मूल्यांकन 35,000 रुपये किया गया है, परंतु संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान देनदारों पर 5% तक रखा जाए और फर्नीचर में 10% का हाँस किया जाए। फोर्थ है, 1,400 रुपये का बकाया किराया लेखे में नहीं किया गया था। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते एवं नई फर्म का स्थिति विवरण बनाइए। ठीक है, तो अब क्या बताया क्वेश्चन के अंदर, हमने क्वेश्चन एक बार पूरा देख लिया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले ये बता रखा है x और y किस रेशो में पार्टनर है, 3 और 2 में, और उन्होंने किसको एडमिट किया है, z को। कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है, क्या ये क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीधा न्यू रेशो दे रखा है x, y, z का, यानी 5:3:2 रेशो दे रखे हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता है कि z को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है, टोटल जो पार्ट है उसमें 2 पार्ट देंगे, यानी कि 10 में 2, यानी कि 2/10, यानी कि z को कितने पार्ट के लिए दिया है एडमिशन, 2/10, और 2/10 को अपन और सिंपल कर सकते हैं 1/5। तो कहने का मतलब z को हमने 1/5 के लिए एडमिट किया है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर पहले से कौन सी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि ये ओल्ड पार्टनर में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो देखो सबसे पहले क्रेडिटर को क्या पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, नहीं। उसके बाद जनरल रिजर्व, क्या इसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, जितने भी रिजर्व हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिर उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल 60 और 40 है, किन की है 60 और 40, पुराने पार्टनर्स यानी x और y की। उसके बाद बैंक बैलेंस दे रखा है 4,000 रुपये, यहाँ कैश नहीं दे रखा है, तो ध्यान रखना कैश और बैंक बैलेंस दोनों अलग अलग होते हैं। अगर कोई पार्टनर्स कैश में पैसा ला रहा है तो वो कैश का माना जाएगा, और अगर कोई बैंक में सीधा चेक डाल रहा है या डीडी लाता है तो इस तरह का अमाउंट सीधा बैंक के अंदर जोड़ा जाएगा। फिर यहाँ देखो डेटर दिख रहे हैं अपने को 32,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 रुपये, जिसको माइनस करके बाहर कितना लिखा है 31,000। और कल वाले क्वेश्चन में क्या था कि इधर डेटर अलग थे और उसका प्रोविज़न उधर अलग था, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, जब भी प्रोविज़न अगर आप असेट्स में लिखते हो तो माइनस करके लिखना है, और अगर आप लाइबिलिटी में लिखने हो तो माइनस नहीं करना है। फिर आता है स्टॉक, कितने का है 32,000। उसके बाद फर्नीचर है 20,000 और प्लांट एंड मशीनरी है 56,000। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर थोड़े जो एडजस्टमेंट है वो थोड़े से टिपिकल है, जो अपने को अगर समझ में आ गया कि इसका कंसेप्ट क्या है तो फिर आप इजी वे में हर क्वेश्चन इस तरह के कर सकोगे। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो आगे कह रहे हैं कि मानी गई अन्य शर्तें थी, यानी कि अदर इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है कंडीशंस। पहला, जेड अपनी पूंजी के रूप में 40,000 रुपये लाएगा। अब देखो जेड कैपिटल के 40,000 ला रहा है तो जेड की कैपिटल लिखते हैं 40,000, लेकिन उससे पहले किन की कैपिटल आती है? हमेशा पुराने पार्टनर्स की। तो पुराने पार्टनर्स कौन है? एक्स और वाई। तो पहले इनकी कैपिटल लिखी जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस एक्स और वाई का। तो एक्स का बैलेंस कितना है? 60,000 रुपये और वाई का 40,000 रुपये। क्या जेड का ओपनिंग बैलेंस है पुरानी बैलेंस शीट में? नहीं। अब जेड पैसा ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? जेड अपनी पूंजी के रूप में 40,000 रुपये लाएगा। तो 40,000 जो ला रहा है उसको किस नाम से लिखेंगे? बाय कैश। किस नाम से लिखेंगे? बाय कैश। और कितना अमाउंट ला रहा है? 40,000 रुपये। क्या है वो 40,000? उसकी खुद की कैपिटल है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। जब भी अगर कोई नया पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं उससे पहले पुरानों की कैपिटल लिख लो, क्वेश्चन खत्म। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि पुरानी बैलेंस शीट में जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है वो बिना कहे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ देखो क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है? सिर्फ जनरल रिजर्व। कितने का है? 10,000 का। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 और 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व। तो बाय जनरल रिजर्व 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,000 और 2 में, वेरी गुड पीयूष, 6,000 और 4,000। तो यहाँ लिखेंगे 6,000 रुपये एक्स के अकाउंट में और 4,000 रुपये वाई के अकाउंट में। जेड को कुछ मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि जेड का इस रिजर्व के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अपना, इधर खत्म। अब इधर देखो कोई लॉस वाली चीज़ ऐसा कुछ पड़ा हुआ है? नहीं है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस असेट्स में होता है वो नहीं है, बांटने वाली चीज़ें, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जेड ख्याति का अपना हिस्सा नकद लाने में असमर्थ है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो है ना जेड फर्म के अंदर तो आ रहा है लेकिन जो उसका गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लाने में असमर्थ है, मतलब नहीं ला पा रहा है। उसके पास हो सकता है ज़्यादा कैश ना हो। यह निर्णय किया गया है कि ख्याति की गणना लाभ में जेड के हिस्से और फर्म में उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर की जाए। अब ये किसके बारे में इंडिकेट करे? कौन सी गुडविल के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं? अपन ने गुडविल पढ़ी थी, 5 टाइप्स की गुडविल थी, जिसके अंदर कौन सी टाइप की गुडविल के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं? हिडन गुडविल। अब इस लाइन को पढ़ने से कैसे पता चलेगा हिडन गुडविल? ये कह रहे हैं कि जेड जो पैसा ला रहा है यानी कैपिटल का, यानी कि वो 40,000 ला रहा है, उसके बेस पे आपको पूरे फर्म की एडजस्टेड कैपिटल यानी कि एक्स और वाई की भी एडजस्टेड कैपिटल होने के बाद आपको क्या करना है? गुडविल का वैल्यूएशन करना है, यानी कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो रहा है, यानी छिपी हुई ख्याति का क्वेश्चन हो रहा है। इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दे रखी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तो अपन गुडविल का वैल्यूएशन कब करेंगे? लास्ट में, क्योंकि अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट होने बाकी हैं। क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए किनकी? एक्स और वाई की। एक्स और वाई की पहले क्या करेंगे? कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल लाएंगे, यानी कि जो भी कैपिटल है उसमें सारे एडजस्टमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगी? एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल और लास्ट में न्यू पार्टनर्स की कैपिटल का अपन क्या देखेंगे? ऑल ओवर कैपिटल से कितना कम या ज़्यादा है उसका डिफरेंस जो आएगा वो हिडन गुडविल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे कह रहे हैं, प्लांट तथा मशीनरी का मूल्यांकन 60,000 और 35,000 पर किया गया है। देखो प्लांट और मशीनरी का, तो प्लांट और मशीनरी कितना है? 56,000 और प्लांट एंड मशीनरी 56,000 और दूसरा किसके बारे में कह रहे हैं? फर्नीचर के बारे में। इन दोनों के अंदर एडजस्टमेंट हो रहा है। अब क्या हो रहा है? प्लांट और मशीनरी का वैल्यू कितना है अंदर? 56,000 और नया वैल्यूएशन कितना कह रहे हैं? 60,000। 56 से 60,000 हो गई, एसेट्स बढ़ गई, तो रिवोल्यूशन में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ। और फायदे वाली चीज़ों को हम किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड में, रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 4,000 का। तो 4,000 का फ़ायदा हम रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, 4,000 रुपये का। किस नाम से लिखेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपये का अपने को फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट किसके बारे में और कहा था? फर्नीचर के बारे में, सॉरी स्टॉक के बारे में। स्टॉक का वैल्यूएशन कितना किया गया है? 35,000 रुपये का, यानी 35,000 का किया गया। देखो स्टॉक यहाँ कितने का है? 32,000। अब 32,000 से 35,000 हो गया, यानी कि फिर एसेट्स बढ़ गई आपकी। तो 32 से 35 कितने का फ़ायदा हुआ? 3,000 रुपये का। क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे रिवोल्यूशन के, किस नाम से लिखेंगे? बाय स्टॉक, ठीक है। ये दोनों फ़ायदे हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपना
परंतु संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान देनदारों पर 5% की दर से रखा जाए और फर्नीचर पर 10% की हाथ से आपको मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब सुनना, क्या कह रहे हैं कि जो आपके डेटर्स हैं उन डेटर्स पर आपको न्याय प्रोविज़न कितना बना के रखना है? 5%। ये जो भी है उस अमाउंट से अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको नुकसान होगा, और अगर इस अमाउंट से अमाउंट कम है, सपोज़ नया प्रोविज़न जो बना रहे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। समझना, ये कंसेप्ट क्या हो रहा है कि पहले के अंदाजा लगा के बेटे अपन 32,000 रुपये लोगों से मांग रहे हैं, यानी कि अपने डेटर से हम कितना पेमेंट मांग रहे हैं? 32,000। लेकिन एक अपन ने पहले से प्रोविज़न बना के रखा हुआ कि इसमें 1,000 रुपये डूब जाएंगे, तो 1,000 रुपये का लॉस अपन ने ऑलरेडी बता दिया। तो नेट डेटर अपन ने बाहर कितने बता दिए? 31,000 यानी 31,000 के बता दिए। अब अगर नया प्रोविज़न बनाते हैं तो इस अमाउंट से अगर ज़्यादा अमाउंट आता है, यानी कि 1,000 से अगर मान लो 1,500 हो जाते हैं, तो आपको नुकसान होगा कितने का? 500 का। वो कह रहे हैं कि 1,500 रुपये आपके लोग पैसे खा जाएंगे, यानी बेड डेप्स हो जाएगा, अंदाज़ा लगा रहे प्रोविज़न के लिए। तो 1,000 तो ऑलरेडी है, तो नुकसान कितना हो गया? 500। लेकिन अगर कह रहे हैं कि नया प्रोविज़न आपके 800 रुपये ही होगा, तो इसका मतलब 1,000 तो ऑलरेडी आप नुकसान बता चुके हैं, तो इसका मतलब 200 का वापस क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस में लिखना है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया इसका, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का। तो देखो, नया प्रोविज़न कितने के लिए कह रहे हैं? 32,000 का 5%। तो 32,000 का 10% होता है 3200, और आधा कर दो यानी कि 5% हो जाएगा 1,600 रुपये। कितना हो जाएगा? 1,600 रुपये। यानी 3200 का 5% होता है 1,600 रुपये, जिसमें 1,000 रुपये तो आपके ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसका मतलब लॉस कितना हो रहा है? 600 रुपये का लॉस हो रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि डेटर में आपके बेड डेप्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो 1,600 रुपये में 1,000 ऑलरेडी है, 600 का आपको एडिशनल बेड डेप्स हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कितना? 600 रुपये आपको लॉस हो गया। और वो एक किसके बारे में बोला है? फर्नीचर में 10% का हाथ लगाया जाए, यानी फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फर्नीचर 20,000 हैं, 10% डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये। लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है। डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो यहाँ लॉस 2,000 रुपये अपन किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में, रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर। किस नाम से? वेरी गुड, टू फर्नीचर। तो 600 और 2,000 यानी 2,600 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, और उसके बाद 4 और 3 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी वैल्यू बढ़ रही है। तो देखो ऑल ओवर में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ। और भी देखो, कोई एडजस्टमेंट है तो नहीं? हाँ, उसके बाद और कह रहे हैं नेक्स्ट फोर्थ, 1,400 रुपये का बकाया किराया लेखे में नहीं किया गया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट है जिसका कहीं भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। अब अपने को पता चल गया कि भाई आउटस्टैंडिंग रेंट बाकी है देना। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी को पे करना है। इसका मतलब आपको रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में लिखना है, संदिग्ध दायित्व पे देना है आउटस्टैंडिंग एक तरह से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने का? 1,400 रुपये। ठीक है, 1,400 रुपये मैंने क्या किया? डेबिट साइड में लिख दिया रिवोल्यूशन अकाउंट के। क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है, अपने को पता चल गया रेंट देना बाकी है। नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ तक एडजस्टमेंट हो गए। आपको क्या बनाना है? रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फर्म का नया बैलेंस शीट। अपने को फर्म का नया चिट्ठा बनाना है, यानी कि न्यू बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ तक अपने सारे एडजस्टमेंट हो गए रिवोल्यूशन अकाउंट के। अब क्या करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो चलो यहाँ देखो, अभी टोटल किसकी ज़्यादा है? अभी भी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है। कितने हज़ार है? 7,000 है। तो डेबिट में भी कितने होने चाहिए? 7,000, लेकिन टोटल है नहीं 7,000, कितने कम पड़ रहे हैं? तो वो अमाउंट डिफरेंस आ जाएगा। टोटल कितनी हो रही है? 14 और 6 2,000 और 2,000 4,000 रुपये। तो 7,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? 3,000। और ये क्या है? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कौन कौन है? एक्स और वाई। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, या करंट अकाउंट हो सकता है अगर करंट अकाउंट हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल के बारे में कहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे एक्स और वाई के अंदर। किस रेशियो में करेंगे? 3:2 में, यानी कि 3 और 2 अनुपात में बांट देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3,000 को जब 3 और 2 में बांटेंगे 1,800 और 1,200, यानी कि एक पार्ट 600 रुपये हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,800 और 1,200। तो इस तरह से 3,000 रुपये तो अपना P&L रिवोल्यूशन अकाउंट क्लियर हुआ। अब रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है उसको सबसे पहले ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। किस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में?
क्रेडिट साइड में है, क्योंकि पार्टनर्स का पैसा उससे बढ़ जाएगा। तो यहाँ किस नाम से लिखेंगे? वेरी गुड, बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 1800 और 1200, 1800 और 1200। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो अभी तक अपना सारा क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, लेकिन एक एडजस्टमेंट अपन ने बाकी रखा था, ड्यू रखा था। कौन सा याद है? कौन सा रखा था? गुडविल का, क्योंकि वो गुडविल का क्या कह रहे हैं, एडजस्टेड कैपिटल पे हमेशा हिडन गुडविल निकाली जाती है। अब देखते हैं एडजस्टेड कैपिटल क्या हो रही है। देखो एक्स की एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो रही है भाई? 60,000 तो ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद 6,000 रुपये इसको जनरल रिजर्व के मिले और रिवॉल्यूशन के 1800 रुपये और मिले, तो कितना हो गया एक्स का एडजस्टेड कैपिटल? 60 और 6 66, 67 800, यानी कि एक्स का हो गया 67,800। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल पता चला क्रेडिट साइड। अगर डेबिट के में कुछ हो तो वो अमाउंट माइनस कर लेना। सपोज मान लो उन्होंने कोई अमाउंट ड्राइंग कर रखा है ना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और फिर फाइनली अमाउंट आपको यहाँ लिखना है जो कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल। वाई का बताओ? 45,200। वाई का है 45,200। अब जेड का देखो, जेड का कितना? 40,000। और जेड की एडजस्टेड कैपिटल नहीं देखी जाती। क्या कहा है कि जेड की जो कैपिटल है और उसका जो पार्ट है उसके बेस पे आपको पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है, और उसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगी? हिडन गुडविल हो जाएगी। तो अब देखो सबसे पहले जेड को कितने पार्ट के लिए आपने एडमिट किया फर्म में? 1/5 पार्ट के लिए एडमिट किया, यानी 2/10 किया था, फिर उसको सिंपल किया, क्या आया था? 1/10। यानी कि अपन ने जेड को जो एडमिट किया है कौन से पार्ट के लिए एडमिट किया है? 1/5 पार्ट के लिए या 2/10 के लिए। अगर 1/5 पार्ट कितना अमाउंट मंगाया है? 40,000। कितना मंगाया है? 40,000। तो अगर एक पार्ट 5 में से 40,000 रुपये, तो 5 पार्ट कितने होंगे? मतलब इसके रेशो का, इसके बेस पे ऑल ओवर फर्म की कैपिटल कितनी होगी बताओ? 2 लाख रुपए। कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए होनी चाहिए। क्या वास्तव में 2 लाख रुपए इन सब अमाउंट को जोड़ो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो देखो कितना हो रहा है, 40 और 45 200 कितना हो गया? 85,200। इन दोनों की कैपिटल जोड़ दी, फिर इसके बाद इसको भी जोड़ो 67,800। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1,53,000। भाई यहाँ देखो 67,800, 45,200 और 40,000, इन तीनों की कैपिटल जोड़ दो। एक्चुअल में है कितनी और होनी कितनी चाहिए? होनी कितनी चाहिए? 2 लाख। और है कितनी? 1,53,000। डिफरेंस कितना आया भाई? 2 लाख में से 1,53 माइनस कर दो, कितना? 47,000, यानी 47,000। तो 47,000 जो आएंगे वो क्या होंगे? हिडन गुडविल। यहाँ तक समझ में आया? 47,000 क्या होंगे? हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल क्या है? पूरी फर्म की है ये। 47,000 रुपये क्या है? पूरे फर्म के हैं, लेकिन इसका पार्ट कितना है? 1/5 है। तो 47,000 का 1/5 कितना होगा? क्योंकि वो अमाउंट ही लाएंगे। कितना? 47,000 का 1/5 पार्ट कितना होगा? कैलकुलेट करो। अब हमने देखा था कि हिडन गुडविल पूरे फर्म की कितनी आई? 47,000 रुपये, जिसका हमने क्या किया? 1/5 पार्ट निकाला, तो कितना अमाउंट आया था? 9,400 रुपये, जो किसको लाने हैं? जेड को। लेकिन जेड फर्म में क्या कर रहा है? वो पैसा नहीं ला पा रहा है, यानी असमर्थ है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई पार्टनर अगर फर्म में गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो क्या किया जाता है? उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे या करंट अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे? करंट अकाउंट के अंदर चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या करते हैं? अगर मान लो कोई पार्टनर आ रहा है फर्म में और उसका गुडविल का वैल्यूएशन तो किया गया, लेकिन वो पैसा नहीं ला पा रहा है, तो क्या करते हैं? उसके नाम से करंट अकाउंट के नाम में लिख दिया जाता है। तो क्या हमारे पास ये करंट अकाउंट है? तो इसका मतलब हम ये 9,400 रुपये लाने की या जो चढ़ाने की एंट्री है वो यहाँ 9,400 की नहीं करेंगे, लेकिन ये जो 9,400 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भाई गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर में किनको? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया केवल उन्हीं को किया जाएगा। तो इसमें किन्हों ने सेक्रीफाइस किया है? तो हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगा? 1:1। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहेगा?
1:1। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ओल्ड में से जब न्यू माइनस करोगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों पार्टनर ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो इसका मतलब जो 9,400 रुपये का अमाउंट है गुडविल का, जो जेड नहीं लाया है, तो एक्स और वाई में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9,400 को हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना होगा अमाउंट? 4700 और 4700, यानी 4,700 और 4,700 रुपये। तो 4,700 में एक्स को दे देता हूँ और 4,700 मैं वाई को दे देता हूँ। ये किस चीज़ का अमाउंट है? यहाँ बाय गुडविल नहीं लिखेंगे, ये तो अमाउंट गुडविल का, लेकिन बाय गुडविल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों? क्योंकि पार्टनर लाया ही नहीं कैश में, क्योंकि लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डीआर टू एक्स और वाई। लेकिन यहाँ पर गुडविल को कैश में लाया ही नहीं, क्या एंट्री करेंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू एक्स और टू वाई। हाँ, क्या लिखेंगे? जेड्स करंट अकाउंट डीआर टू एक्स और टू वाई। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय जेड्स करंट अकाउंट, और ये एंट्री कहाँ पोस्टिंग करेंगे? जेड के करंट अकाउंट के अंदर। और हालांकि यहाँ पर अभी करंट अकाउंट का काम है नहीं, तो इसलिए करंट अकाउंट को कहाँ लिखा जाएगा? बैलेंस शीट की असेट्स के अंदर। किधर लिखा जाएगा? बैलेंस शीट की असेट्स में। क्यों असेट्स में लिखा जाएगा? क्योंकि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा जेड का, उसके अकाउंट से पैसा चार्ज करना है, यानी कि इस साइड लिखना था। जिन्हीं भी पार्टनर को पैसा मिलता है अपन क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, और जिन पार्टनर से पैसा लेना है हम उनके डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये जेड से पैसा लेना है या नहीं लेना है, ये बताओ। 9,400 रुपये आपको लेने हैं ना जेड से, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस हो गया, और डेबिट बैलेंस का मतलब असेट्स के अंदर आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई और जेड का कैपिटल अकाउंट। अब इस तरह से हम इसको क्लोज करेंगे। और भी देख लेते, कोई एडजस्टमेंट बाकी रहा तो नहीं, ध्यान से देख लो एक बार फिर क्वेश्चन में, कई अदर इन्फॉर्मेशन या शर्तों में, या फिर कई क्वेश्चन के अंदर या रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने से रह गई हो। फिलहाल अभी हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं रहा है। हो गया? अब क्या करते हैं? बैलेंस निकालते हैं। जेड का बैलेंस 40,000, वाई का कितना? 49,900, एक्स का 72,500। सेम इसी तरह से एक्स का हो जाएगा 72,500, 49,900 और 40,000। और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। इनके डिडक्टेड अमाउंट कुछ है ही नहीं, मतलब ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, किसी पार्टनर ने कुछ पैसा नहीं निकाला, लॉस भी नहीं है, तो पूरा अमाउंट आएगा 549, 940,000। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया क्लोज। अब क्या बनानी है अपने को? नई बैलेंस शीट। देखो नई बैलेंस शीट, सबसे पहले क्या दिख रहा है? बैंक। तो बैंक के अंदर कोई आपने चेक डाला या बैंक के अंदर कोई पैसा जमा कराया, तो बैंक का बैलेंस उतना का उतना ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? बैंक कितना? 4,000। अब देखो एक पार्टनर आया जेड। कौन आया? जेड। क्या कैश में कुछ लाया? बिल्कुल लाया। क्या लाया? 40,000 की कैपिटल वो कैश में लाया। तो कैश में लाया, इसका मतलब कैश अफेक्टेड होगा क्या? यहाँ कैश अकाउंट है पहले से? नहीं, तो इसका मतलब नया अकाउंट खुलेगा बैलेंस शीट के अंदर, कैश अकाउंट। कितने हज़ार लाया? 40,000। और गुडविल का अमाउंट क्या वो लाया? नहीं लाया है, तो इसका मतलब सिर्फ 40,000 वो उसकी कैपिटल का ही लाया है अभी तक। तो 40,000 रुपये हो गए कैश। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दे रखा है बैलेंस शीट में? डेटर्स। कितने के अंदर? 32,000। तो आप लिखेंगे डेटर्स कितने? 32,000। अब करेंगे लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। देखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले कितने के थे? 1,000, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और हो गए आपके 600 बड़े, तो कितने हो जाएंगे? 1,600। अगर 1,600 माइनस कर दूँ 32,000 में से तो कितने बचेंगे? वेरी गुड, 30,400 के हमारे डेटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक 32,000, और देखो स्टॉक का वैल्यूएशन 3,000 और बढ़ गया, तो 32 और 3 35,000 रुपये यानी कि स्टॉक लिखा जाएगा। स्टॉक हो जाएगा 35,000। देखो अब स्टॉक के बाद है फर्नीचर 20,000, जिस पर 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा दिया। फर्नीचर 2,000 वैल्यू डाउन हो गई, तो यहाँ फर्नीचर सीधा आप लिख सकते हैं 18,000, या फिर फर्नीचर 20,000 अंदर और लेस डेप्रिसिएशन 2,000 करके भी बाहर आप 18,000 लिख सकते हैं। नेक्स्ट
56,000। देखो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर भी एडजस्टमेंट है, 4,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 56 और 4 कितने हो जाएंगे, 60,000 रुपये। तो प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपये। अब एक चीज़ अपन ने दिमाग में रखी थी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है जेड का, वो किधर लिखा जाएगा, एसेट्स में लिखा जाएगा। कितने हज़ार है जेड के, देखो 4,700 4,700 दोनों को दे रहा है, यानी कि 9,400 रुपये, जो 47,000 का 1/4 पार्ट अपन ने निकाला था। तो कितना अमाउंट, तो यहाँ लिखा जाएगा, किसका नाम है, जेड का। तो यहाँ लिखेंगे जेड्स करंट अकाउंट, किस नाम से लिखा जाएगा, जेड्स करंट अकाउंट 9,400। और ये 9,400 कौन सा अमाउंट है, गुडविल वाला अमाउंट है जो वो नहीं ला पाया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आप लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले क्रेडिटर, देखो इस क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट है, था ही नहीं, तो इसका मतलब क्रेडिटर का फुल अमाउंट आएगा। कितने हज़ार है, 33,000। उसके बाद जनरल रिजर्व जो था 10,000 का, उसको क्या किया, बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब ये तो जनरल रिजर्व खत्म हो गया। अब क्या बचा, कैपिटल। लेकिन कैपिटल से पहले एक बार नज़र दौड़ा देनी है अपने को रिवोल्यूशन अकाउंट पे। किस पर, रिवोल्यूशन अकाउंट में। देखो ऐसी कोई चीज़ है तो नहीं जो मतलब अभी तक पुरानी बैलेंस शीट में नहीं हो, जैसे ये था फर्नीचर था, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये चीज़ नहीं थी। उसके बाद बाकी सब बराबर है, जो पुरानी बैलेंस शीट में थी वो सारी अपन ने ट्रांसफर कर दी। सिर्फ एक ये है आउटस्टैंडिंग रेंट जो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था और नई बैलेंस शीट के अंदर लिखना है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए एक तरह से लाइबिलिटी, भाई देना बाकी है, लॉस हो गया, किधर लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना हज़ार है, 1,400 यानी 1,400 रुपये। ये लिखने के बाद अब सारे एडजस्टमेंट अपने हो गए। अब लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड, कितना है, 72,500, 49, 900 और 40,000। कितना हो गया इनका टोटल, कितना, 1,62,400। इस तरह से बैलेंस शीट की टोटल हो जाएगी हमारी 1,96,800, 1,96,800। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हुई फर्म की न्यू। क्या था जिसके अंदर आपको क्या करना था, सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट को देखना है, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर मान लो किसी पार्टनर्स के करंट अकाउंट से कोई पैसा चार्ज करना है तो उसको उसके बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा और नई बैलेंस शीट बना दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।